हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम लोगों ने अभी तक अपना लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। गैलीलियो के स्टेटमेंट के बारे में बता दिया था और एरिस्टोटल के स्टेटमेंट के बारे में बता दिया था कि एरिस्टोटल का कहना ये था, अगर उनको फ्रिक्शन का ज्ञान होता तो वो ऐसा नहीं कहते उस समय। ठीक है, उस समय, ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी कि अगर कोई बॉल चल रही है तो वो चलते चलते लुढ़कते रुक जाती है। तो इस बात को उन्होंने ऑब्जर्व करके ये बता दिया कि उसके पीछे एक कंटिन्यूस फोर्स लगाने की ज़रूरत है। अगर हम उसको कंटिन्यूसली धक्का मारते रहेंगे तो वो आराम से चलती रहेगी। और बात साहब उन्होंने बिल्कुल सही बता दी, बस उस समय तक फ्रिक्शन का ज्ञान नहीं था लोगों को, इसलिए उन्होंने ये बात बता दी। उन्हें पता ही नहीं था कि उस बॉल पे एक फोर्स पहले से ही लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिस कारण से वो बॉल रेस्ट पे आ रही है। ठीक है, और यही बात गैलीलियो ने अपने स्टेटमेंट में बता दी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह पे हम धक्का मार दें जहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्मूथ जगह है, वहाँ से हम किसी बॉल को ऐसे छोड़ें तो वो बॉल चलती जाएगी, वो बॉल रुकेगी नहीं, क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। तो किसी फोर्स की पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको चलाने के लिए, वो अपने आप चलती जाएगी। किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी बॉल को चलाने के लिए, वो अपने आप चलती रहती है। ये बात किसने बताई? गैलीलियो ने। इसी को बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई चीज़ चल रही हो या कोई चीज़ रुकी हो, जिस भी स्टेट में है कोई चीज़ रुकी हो या चल रही हो, और हम अगर उसको कोई फोर्स ना लगाएं तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर रुकी है तो वो रुकी रहेगी, अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो, और अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो। हाँ, ये हो सकता है हम फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर दें, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, या जो रुका हुआ है उसको चलाने लगें। तो ये बात भी गैलीलियो ने बताई, सिंपल सी बात। ठीक है, तो गैलीलियो का स्टेटमेंट एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट चलता जाएगा। अगर चल रहा है तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा। इसको बोलते हैं बच्चों, इस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ इनर्शिया। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, इनर्शिया जो है वो हमारी 3 प्रकार की है। आज हम बेसिकली इनर्शिया पे बात करेंगे और आगे देखते हैं मोमेंटम और फोर्स पे अगर हम पहुंच पाए तो अच्छी बात रहेगी, न्यूटन्स लॉ तक। तो अभी इस चैप्टर की जो अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे करके हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से साइंस को बनाया गया है उसका इवोल्यूशन के साथ साथ ही हम उसके साथ साथ ही पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वो साइंस इवॉल्व हुई है उसी हिसाब से जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में चीज़ों को। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो इनर्शिया 3 प्रकार की। पहली बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। इसको ये किसने बोला था? गैलीलियो ने बोला था कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो चीज़ का जो भी स्टेट है वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। इस गैलीलियो के स्टेटमेंट से ही हमने 3 प्रकार की इनर्शिया को बाहर निकाला। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो रुकना ही चाहती है, रुकना ही जानती भी है तो वो रुकी ही रहेगी, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएं तब तक वो रुकी हुई रहती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि छोटे क्लास में हमको एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक टम्बलर है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और इसके ऊपर एक कॉइन रखते हैं और कॉइन रुका हुआ होता है, कॉइन रेस्ट पे रहता है। हम इस कार्डबोर्ड को बहुत तेजी से फ्लिक करते हैं, बहुत तेजी से मारते हैं धक्का, तो कार्डबोर्ड तो चला जाता है क्योंकि हमने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया है। लेकिन इस कॉइन की टेंडेंसी थी कि वो रुका हुआ था, तो वो रुका हुआ ही रहता है और वो कॉइन किस में गिर पड़ता है?
टम्बलर में जाके गिर पड़ता है, कंटेनर में जाके कॉइन गिर पड़ता है, क्योंकि वो रेस्ट पे था और उस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, तो वो वहीं पे जाके गिर जाएगा। अन्यथा अगर हम इसको बहुत धीरे धीरे करके फोर्स मारें तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये कॉइन आपका बाहर चला जाएगा। अगर आपने ये एक्टिविटी करके देखी है तो आपको ये पता होगा कि बहुत बार कॉइन बाहर भी चला जाता है, इसके नीचे नहीं गिरता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने फ्लिप कितना तेज किया है। सडन होना चाहिए, जब फोर्स सडन लगते हैं तब इनर्शिया सामने आती है, जब सडन फोर्स लगते हैं तभी जाके आपके इनर्शिया वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ओके। तो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं सडन चेंज को ये लोग, रुके हुए रहते हैं तो रुके हुए ही रहना चाहते हैं, और चल रहे होते हैं तो वो चलना ही चाहते हैं। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकी हुई ही रहेगी। इसका एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए बच्चों हम एक बस पे खड़े हैं, ओके। इस प्रकार से हम बस पे खड़े हैं और रुकी हुई बस है, हम भी रुके हुए हैं, हमारा पेट भी रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, पूरा शरीर रुका हुआ है। अचानक से बस चल जाए, अचानक से बस आगे चल जाए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? हमारे पैर जो बस से कनेक्टेड है वो तो बस के साथ आगे चले जाएंगे, हमारे पैर जो बस से कनेक्टेड है वो तो बस के साथ आगे चले जाएंगे, और हमारा पेट जो रुका हुआ था वो इनर्शिया के कारण रुका हुआ ही रहना चाहेगा। पैरों पे तो फोर्स बस के कारण लग गया क्योंकि बस चली गई आगे, तो बस के साथ पैर भी आगे चल दिए, लेकिन हमारा पेट चूंकि बस से ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड नहीं था तो वो रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, और हमको पीछे की तरफ एक धक्का लगेगा। किधर की तरफ धक्का लगेगा? पीछे की तरफ। जबकि असलियत क्या है बच्चों? हमारे पैर आगे चले जाएंगे, तो पेट तो वहीं पर रहा, तो पेट अल्टीमेटली पैर से पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसा लगेगा हमको कि अचानक से हमें पीछे की तरफ किसी ने धक्का मारा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से हमारी बॉडी रुकी हुई रहना ही चाहती है। अचानक से तुमने फोर्स लगा दिया तो पैर तो आगे चले गए, लेकिन बॉडी हमारी वहीं पे रुकी रही। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हमारी बॉडी को पीछे की तरफ एक धक्का लगा। इसी पुश को हम इसके अनुसार समझ सकते हैं, इनर्शिया के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला हो जाएगा बच्चों हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई चीज चल रही है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, अगर कोई चीज चल रही है जिस वेलोसिटी से, और हमने उसको कोई फोर्स नहीं लगाया, किसी प्रकार से हमने उसको छेड़ा नहीं, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी, जिस वेलोसिटी से जा रही थी, उसी वेलोसिटी पे जाती रहेगी। अगर उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जैसी जा रही है वैसी ही जाती रहेगी, उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला। जो भी चेंज हमने कल डिस्कस किए थे वो सारे के सारे फोर्स लगने के बाद आते हैं। ठीक है, तो वो जैसी जा रही थी वैसी ही जाती रहेगी, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे सिलेबस में बहुत सारे हैं। हमारे सिलेबस की हम क्यों बात करें, हमारे नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई बस चल रही हो, बस वाला ही एग्जाम्पल ले लें, और हम भी आराम से ऊपर हाथ किए हुए यहाँ पे चल रहे हैं, बस के साथ साथ आगे हम भी बढ़ रहे हैं, हाथ गलत जगह लग गए। ओके, बस चल रही है, हम भी चल रहे हैं, हमारा पेट भी चल रहा है, हमारा शरीर भी चल रहा है, लेकिन अचानक से बस पे ब्रेक लग जाए, अचानक से बस पे ब्रेक लग जाए तो बस तो रुक जाएगी, क्योंकि बस को तो इंजन ने ब्रेक लगा दिया है, तो बस तो रुक जाएगी, और हमारे पैर भी रुक जाएंगे, लेकिन हमारा पेट, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो चल रही थी, वो चलना ही चाहेगी अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। जैसी जा रही थी वैसा ही जाना चाहेगी, तो हमारी बॉडी को एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा। हमारे पैर तो रुक जाएंगे क्योंकि बस रुक गई है, लेकिन हमारा शरीर आगे चलता रहेगा, तो हमको एक आगे की तरफ एक पुश लगेगा, एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा। ये फोर्स बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण लगेगा। ये फोर्स किसके कारण लगेगा? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। इनर्शिया ऑफ मोशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए एक घोड़ा गाड़ी है, घुड़सवार घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठा है, घोड़े के ऊपर बैठा है, गाड़ी छोड़ दीजिए, केवल घोड़े के ऊपर बैठा है, और घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, दुक 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 करके दौड़ रहा है। घोड़ा अचानक से रुक जाए तो आपको लगेगा कि घुड़सवार, ज़्यादातर ऐसा केस आता है कि घुड़सवार आगे की तरफ गिर जाता है। ऐसा होता है, बिल्कुल। आपने अगर हॉर्स राइडिंग की होगी तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, या आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और अचानक से आप ब्रेक लगा दें तो आपका शरीर आगे की तरफ
हैंडल की तरफ आपका शरीर चला जाता है, गिर जाता है आपका शरीर आगे की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका शरीर तो चल रहा था, आपके हाथों ने तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन आपका शरीर जो चल रहा था वो चलना ही चाहेगा अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन। वो जैसा जा रहा था वो वैसा ही जाना चाहेगा और वो चला भी जाता है, लेकिन उसको फिर रुकना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको फोर्स लगा देती हैं, हैंडल फोर्स लगाता है और बहुत सारी चीज़ें हमारा ब्रेन भी कंट्रोल कर जाता है उस सिचुएशन में कि चलो भाई रुकना है नहीं तो गिर जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो घुड़सवार भी आगे की तरफ अचानक से गिर जाता है अगर घोड़ा रुक जाए तो, और हम भी आगे की तरफ एक धक्का लगता है अगर गाड़ी अचानक से रुक जाए तो, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से। तो इनर्शिया का मतलब एक सिंपल सी चीज़ हम समझ लें, जो चीज़ जैसी है अगर हम उसे छेड़ेंगे नहीं, अगर हम उसे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी उसकी स्टेट। अगर चल रही है तो वो चलना ही चाहेगी। जैसे कि हमारा शरीर बस वाले एग्जाम्पल में, घोड़े वाले एग्जाम्पल में, हमारा शरीर, घोड़ा तो रुक जाता है लेकिन हमारा शरीर चलता रहता है और हम आगे गिर जाते हैं घोड़े के। ठीक है, और अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। जैसे कि कॉइन टम्बलर वाला एग्जाम्पल, कॉइन रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा। डस्ट पार्टिकल और ब्लैंकेट वाला एग्जाम्पल, आपका ब्लैंकेट है उसके ऊपर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल लगे हुए हैं, आप ब्लैंकेट को ऊपर नीचे कर दीजिए, डस्ट पार्टिकल उससे अपने आप बाहर निकल आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपका ब्लैंकेट होता है और इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल लगे हुए होते हैं। गंदा ब्लैंकेट, आपका ब्लैंकेट तो ऊपर नीचे हो जाता है, डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट पे ही रहते हैं तो वो अपने आप ब्लैंकेट से बाहर निकल आते हैं। वो डस्ट पार्टिकल जहां रहते हैं वो वहीं पे रहना चाहते हैं, ब्लैंकेट ऊपर नीचे हो जाता है तो वो डस्ट पार्टिकल अपने आप ब्लैंकेट से बाहर निकल आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से, लेजीनेस के कारण से। इनर्शिया मीन्स लेजीनेस, अपोजिशन टू चेंजमेंट। हम चेंज होना ही नहीं चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हमें फोर्स नहीं लगाओगे तो, फोर्स लगाओगे तो मजबूरी है चेंज होना पड़ेगा ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और तीसरे प्रकार की जो इनर्शिया है बच्चों, वो इनर्शिया है आपकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारी जो बॉडीज होती हैं, अपने मास के कारण से अपना इनर्शिया शो करती हैं और जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती हैं। जैसी जा रही हैं वैसी ही जाना चाहेंगी, जिस स्टेट में जा रही हैं उसी स्टेट में जाना चाहेंगी, उसी वेलोसिटी से जाना चाहेंगी जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रही होंगी उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम एक बस में बैठे हैं, ये बस की सीट्स हैं और हम यहाँ पे विंडो वाली सीट के पास बैठे हुए हैं। बस अगर अचानक से शार्प टर्न लेती है तो बस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। मान लीजिए पहले बस सीधे चल रही थी और हम भी सीधे चल रहे थे बस के साथ साथ, बस ने अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन बच्चों हमारा शरीर डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे कि आपके बगल में जो विंडो पेन होगा वो आपकी कनपटी में तेजी से लगेगा, क्योंकि बस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और आप सीधे ही जा रहे होंगे तो विंडो पेन कनपटी में आपके जाके लगेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है जब बस मुड़ती है तो हमारा शरीर, हमारा जो खोपड़ी है वो बस के विंडो पेन में ऐसे करके टकराता रहता है। ठीक है, जो लोग बस पे खड़े होते हैं उनको भी पता होगा, वो ऐसे 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 झूलते रहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण से। उनका शरीर तो आगे ही चला जाता है, बस रुक जाती है, बार बार ये इनर्शिया उनको महसूस होती होगी। बस मुड़ जाती है तो उनका शरीर ऐसे हो जाता है, इस प्रकार से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण से। वो तो जिधर जा रहे हैं उधर ही जाना चाहते हैं, बस आपकी मुड़ जाती है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो बाहर निकल गए हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल गए, वो तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम तो वैसे ही जाते रहे, बस ने आके तिरछा हो गया है। अगर बस का विंडो पेन तिरछा हो जाएगा तो हमारा सिर है वो बस के विंडो पेन से बाहर भी निकल आएगा। कभी कभार ऐसा होता भी है तो हमको बचना पड़ता है। अगर कोई शार्प टर्न है तो हमको बचना होता है विंडो पेन से। ठीक है बच्चों, खिड़की से हमको बचना होता है। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण से आपने देखा होगा कि अगर कोई शेर हिरन को पकड़ना चाह रहा है तो हिरन बार बार अपनी तेजी से डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि हिरन को पता है कि वो तो हल्का है, वो तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। शेर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि शेर बहुत भारी है, तो वो सीधा जाएगा और फिर सीधा ही निकल जाएगा और फिर थोड़ा सा स्लिप होगा,
ड्रिफ्टिंग होगी उसकी, उसके बाद वो कंट्रोल करेगा मोशन को, अरे नहीं हिरन इधर है, फिर उसको इधर भागना पड़ेगा, फिर हिरन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर शेर को ड्रिफ्टिंग करना पड़ेगा, बार बार शेर रगड़ेगा ज़मीन में, क्योंकि उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। तो ये बच्चों नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। तो इस प्रकार से हमारी इनर्शिया हमको एक्सपीरियंस होती है आसपास के नेचर में। इनर्शिया होती क्यों है? ये ऑब्जेक्ट जैसे हैं वैसे ही क्यों रहना चाहते हैं? चल रहे हैं तो चलते ही रहना क्यों चाहते हैं? लेजीनेस ये कहाँ से आता है बच्चों? ये मास के कारण आता है। इनर्शिया का अगर कोई हमसे कारण पूछता है तो कारण हम क्या बताएंगे? मास के कारण ऑब्जेक्ट्स के पास इनर्शिया आता है। ठीक है, जो रुका है, इन शॉर्ट क्या बताएंगे हम? जो रुका है वो रुका ही रहेगा और जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और यहाँ से हमने 3 प्रकार की इनर्शिया को डिफाइन कर दिया। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलना चाहता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि इस चैप्टर में हमको फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और फोर्स को ही समझना है। तो फोर्स को जब भी हम समझना चाहेंगे तो उससे पहले हमको एक नई चीज़ समझनी पड़ेगी, जिसका नाम होता है मोमेंटम। बिना मोमेंटम के फोर्स को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट मी एक्सप्लेन कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ नहीं समझा या कुछ नहीं पढ़ा। अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो हमने केवल ये पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत छोटी छोटी निचले स्तर की चीज़ें, जिनसे हमें आगे इस चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फोर्स समझा, फोर्स के इफेक्ट समझे, और एरिस्टोटल का स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल गलत था, उसके बाद गैलीलियो का स्टेटमेंट, और गैलीलियो का स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उससे हमने 3 प्रकार की इनर्शिया को समझा और अब आगे जाने वाले हैं मोमेंटम की तरफ, क्योंकि हमको फोर्स समझना है। बच्चों जब भी चीज़ें फोर्स लगाती हैं तो आप समझ लीजिए कि चीज़ें फोर्स कैसे लगाती हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने का टॉपिक है फोर्स, ठीक है, जब भी मोशन की स्टडी हो रही थी तो उसी समय फोर्स को भी जानना चाहा लोगों ने। तो जनरली हम उस समय एक ही प्रकार का फोर्स जानते थे कि जब चीज़ें टकराती हैं तो टकरा के वो क्या करती हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। अभी तो हम ये भी जान चुके हैं कि बिना टच किए भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ये बिना टच किए लगते हैं। लेकिन उस ज़माने में ये सब संभव नहीं था। तो वहाँ तब उस समय लोग यही जानते थे कि फोर्स का मतलब यही है कि टकरा के जो लगता है उसी को फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सीधा ऐसे करके। तो इसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ द मोशन। फोर्स को अभी के लिए हम क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट ऑफ द मोशन। मोशन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ मोशन, कि अगर कोई चीज चल रही है और वो अचानक किसी से टकरा जाए तो वो कितना उस पर इम्पैक्ट डालेगी, कितना उस पर इफेक्ट डालेगी। अगर कोई चीज चल रही है और अचानक किसी चीज से टकराए तो वो कितना उस पर इफेक्ट डालेगी, कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी चीज पर, इसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट। ठीक है, और ये हम सब जानते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वेलोसिटी होगा। अगर कोई चीज धीरे चलती है तो वो कम इफेक्ट डाल पाती है, कम अपना फोर्स लगा पाती है, कम इम्पैक्ट डाल पाती है। और अगर कोई चीज तेजी से टकराए तो ज्यादा, धीरे तो कम, तेजी से टकराए तो ज्यादा। तो ये जो बॉडी टकराने के कारण से अपना इफेक्ट डाल रही है, तो हम इसको इफेक्ट ही लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इफेक्ट, जो इस मोशन को टकराया है हमने, अगर धीरे धीरे मोशन हो रहा होगा तो कम इफेक्ट पड़ेगा हमारे हाथ पर या दूसरी बॉडी पर। अगर तेजी से मोशन होगा तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे हाथ पर, हमारी बॉडी पर। तो ये जो इफेक्ट है
ये जो मोशन का इम्पैक्ट है जो दूसरी बॉडी पे पड़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तेजी से आके कोई टकराएगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट लगाएगा। और बच्चों ये जो इम्पैक्ट है वो मास पे भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि तेज चले, अगर रेलगाड़ी बहुत धीरे भी चल रही है और किसी से टकरा गई तो उसका कचूमर बना देगी। रेलगाड़ी का बहुत ज़्यादा मास होता है, अगर कोई बहुत भारी चीज़ बहुत धीरे भी चल रही है और अगर वो टकरा गई तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो इफेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन को हम पढ़ना चाह रहे हैं। अगर कोई हल्की चीज़ है और वो बहुत धीरे चल रही है तो उसका इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा कोलिजन के कारण टकराने में दूसरे व्यक्ति पर, दूसरी चीज़ पर। और अगर कोई हल्की चीज़ है बहुत तेज चल रही है जैसे बुलेट चलती है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा पड़ेगा टकराने पर। और इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर भारी ऑब्जेक्ट होगा, धीरे भी चल रहा होगा तो भी अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डाल सकता है अगर वो टकराया तो टकराने के कारण से, टकराने के बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपना कितना इफेक्ट डालेगा वो इफेक्ट केवल दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। तो कलेक्टिवली हम उसको बोल देते हैं बच्चों मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और हम बोल देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो टकराया है और इसके टकराने के कारण से जो इसका कचूमर बना है ये इसलिए कचूमर बन गया है क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। अब मोमेंटम में चाहे मास ज़्यादा हो चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो वो उसका कचूमर बना ही देगा। ठीक है, तो आपको मोमेंटम फील आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या बात होती है भाई? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हम उसको मेजर कर सकते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि वो है क्या चीज़। बच्चों अगर कोई चीज़ मोशन में हो रही होती है, कोई चीज़ मूविंग स्टेट में हो रही होती है, कोई चीज़ जा रही होती है और अगर वो टकरा जाए तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये पता चलता है इस क्वांटिटी से, मोमेंटम से। ठीक है, अगर उसका मास बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम भी रही होगी तो भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर उसकी मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। और अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, मतलब बहुत तेज़ी से कोई रेलगाड़ी जा रही है शताब्दी एक्सप्रेस और वो किसी से टकरा गई तो खेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल। तो इम्पैक्ट ऑफ द मोशन, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द मोशन। मोशन कितना इम्पैक्ट डालेगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट का क्या मोमेंटम है उसको अच्छे से बोल देते हैं, थोड़ा सा एक शब्द में बोल देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द मोशन इतना ज़्यादा बोलना ठीक नहीं लगता है, इसलिए मोमेंटम बोल देते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट? मीन्स ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी कितना है, मास इनटू वेलोसिटी कितना है। ऑब्जेक्ट जब टकराएगा तो वो कितना इफेक्ट दिखाएगा वो किससे पता चलता है? उसके मोमेंटम से पता चलता है। अगर मास बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा सकता है वो ऑब्जेक्ट। और अगर मास वेलोसिटी दोनों ही कम होंगी तो वो बहुत कम फोर्स लगाएगा, बहुत हल्के से आके टकरा जाएगा, बहुत कम फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस मोमेंटम को हमें समझना है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से समझा मास इनटू वेलोसिटी। और ये करता क्या है? मोशन का इफेक्ट होता है। मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है? मोशन की प्रॉपर्टी होती है। और वो मोशन अगर टकरा गया, वो ऑब्जेक्ट अगर टकरा गया तो वो कितना इफेक्ट डालेगा ये उसके मोमेंटम से पता चल जाता है। ठीक है साहब, अगर मास बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है टकराने के बाद। और अगर ऐसा नहीं है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो इसका अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन की अगर बात करें तो एम यहाँ से और LT-1 यहाँ से, ML-T-1। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये स्टेटमेंट, गैलीलियो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने मोमेंटम को भी कंप्लीट किया। तो एक प्रकार से मोमेंटम एक वास्तव में एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोशन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मोशन की प्रॉपर्टी है। मोशन को समझाने का काम कर रही है। और मोशन के किस चीज को समझाने का काम कर रही है? कि अगर वो किसी से टकरा गई बॉडी तो वो क्या कर पाएगी, कितना
कंज्यूमर बना पाएगी दूसरी बॉडी का। अगर मास और वेलोसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो हमें पता चलेगा कि हाँ वो बर्बाद कर देगी किसी को अगर टकरा गई तो। मास बहुत ज़्यादा होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स अगर किसी से टकराते हैं, धीरे भी टकरा जाए तो भी काम कर देते हैं ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट्स अगर बहुत तेज चल रहे हों तब टकराएं तो अच्छा खासा इफेक्ट डाल पाते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम वापस लौट के आते हैं अपने गैलीलियो के स्टेटमेंट पे। गैलीलियो का स्टेटमेंट, गैलीलियो का एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमको बहुत सारी चीज़ों को समझाने में हमारी हेल्प करेगा। और जो गैलीलियो का स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर हम चीज़ों को टच नहीं करेंगे, अगर हम चीज़ों को फोर्स नहीं लगाएंगे तो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी ही जाती रहेंगी। अगर रुकी हैं तो वो रुकी ही रहेंगी, अगर चल रही हैं तो वो चलती ही रहेंगी। हम क्या करेंगे, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। न्यूटन ने क्या किया, इसी स्टेटमेंट को क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब इसी को समझने की कोशिश की थोड़े अलग एंगल से, और उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो चीज जैसी जा रही है वैसी जाती रहेगी। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या होगा जब हम फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, न्यूटन को हमारे 5 रिजल्ट जो हमने कल डिस्कस किए थे वो पांचों रिजल्ट सामने आने लगे कि हो सकता है ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि फोर्स नहीं लगाएंगे, गैलीलियो का स्टेटमेंट है, अच्छी बात है ये। तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो यहीं से निकला है। न्यूटन ने ये सोचा कि क्या होगा फोर्स लगाएंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और वहाँ से ही हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ निकल के आएगा, और वहीं से कहीं से थर्ड लॉ भी निकल के आएगा। तो जो एक गैलीलियो का स्टेटमेंट है आपका, वहीं से आपके तीनों के तीनों लॉ निकल के आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आप ऐसा मत समझिए कि गैलीलियो का स्टेटमेंट है तो वो गैलीलियो का स्टेटमेंट है, उससे न्यूटन के लॉ के का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इवोल्यूशन हो रहा है, गैलीलियो के स्टेटमेंट से ही न्यूटन का लॉ निकल के आया है। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है N1, न्यूटन का फर्स्ट नियम कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। अब आप बोलेंगे ये तो न्यूटन ने एग्जैक्टली बिल्कुल वही बात बोल दी जो गैलीलियो ने बोली। बिल्कुल सही बात साहब। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं वो गैलीलियो का ही स्टेटमेंट है, बिल्कुल 100% बिल्कुल वही चीज़। ठीक है, बस न्यूटन ने उसको अपने हिसाब से बोल दिया और उसको और भी उससे बहुत सारी चीज़ें निकाली, इसलिए उसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोल देते हैं, अन्यथा वो गैलीलियो का स्टेटमेंट ही था और कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूटन ने उसको बहुत अच्छे से समझा और उसको समझाया, इसलिए उसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोल देते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अगर हम किसी पे फोर्स नहीं लगाएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो बॉडी जैसी है वो उसी स्टेट में रहेगी। अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन पे रहेगी, अगर वो रुकी है तो वो रुकी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहा आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और इनर्शिया के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, तो उस पर हम अपना पर्याप्त डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अभी आते हैं बच्चों न्यूटन के सेकेंड लॉ पे, क्रॉस क्वेश्चनिंग, कि क्या होगा फोर्स लगाएंगे तो, क्या होगा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की स्पीड चेंज हो जाएगी, रुक भी सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल दें बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होना, स्पीड चेंज होना और वेलोसिटी चेंज होना, ये सारी की सारी बातें इस वेलोसिटी के ही अंदर समावेश हो जाएंगी। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी अगर बॉडी है मेरे पास 1 किलोग्राम की और वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो अभी बताइए जरा उसका मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी 1 इंटू 1 यानी 1, उसका मोमेंटम क्या हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
कितनी स्पीड से चल रही है साहब, वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अगर हमने मान लीजिए पीछे से फोर्स लगाया और उसकी स्पीड चेंज होके 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड चेंज होके 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो हम ये बोलेंगे देखो हमने फोर्स लगाया, स्पीड चेंज हो गई। और ये हमने फोर्स के इफेक्ट में पढ़ा भी है कि फोर्स लगाने से स्पीड चेंज हो जाती है। न्यूटन ने इसी बात का फायदा उठाया। पांचों इफेक्ट उनको बहुत अच्छे से पता थे और उन्होंने उन्हीं इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, स्पीड तो नहीं बताया, मोमेंटम बोल दिया, क्योंकि वो डायमेंशंस को, कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इस बात का। स्पीड चेंज हो गई, क्या मोमेंटम में भी परिवर्तन आया? बिल्कुल। अभी यहाँ पे मोमेंटम 1 × 1 था, जबकि यहाँ पे 1 × 3 मास तो वही रहेगा, तो मोमेंटम 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मोमेंटम भी चेंज हुआ, स्पीड चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप फोर्स लगाएंगे पीछे से तो उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसका मोमेंटम बढ़ने लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ने से उसका मोमेंटम बढ़ता है। सिंपल सी बात है। स्पीड कम होने से उसका मोमेंटम कम भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ओके। तो न्यूटन का जो सेकेंड नियम है, दूसरा नियम है, वो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग से आया है। गैलीलियो ने बोला, या न्यूटन के फर्स्ट स्टेटमेंट को, फर्स्ट लॉ को ही आप देख लें कि अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो चीज़ जैसी जा रही है उसी स्पीड से जाती रहेगी। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? स्पीड चेंज हो जाएगी। और स्पीड ना बोल के मोमेंटम बोल दिया, क्योंकि स्पीड के चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। इसलिए क्या बोल दिया कि व्हेन एवर वी अप्लाई फोर्स, ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो जाता है? मोमेंटम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में देख लें और अच्छे से, कि अगर बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी इस ऑब्जेक्ट के पास क्या मोशन है? बिल्कुल है। और अगर मोशन है तो मोशन की एक प्रॉपर्टी जरूर होगी, मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। और वो मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। बिल्कुल। अगर वेलोसिटी 0 कर दें तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा, तो मोशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी उसके पास। वेलोसिटी अगर हम 3 मीटर पर सेकेंड कर दें तो मोमेंटम काफी ज्यादा हो जाएगा, मास 2, वेलोसिटी 3, 2 3 या 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम को समझना हमारे लिए बहुत आसान है। और मोमेंटम में चूंकि बच्चों मास चेंज नहीं होता है, केवल वेलोसिटी ही चेंज होती है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी अगर कम होगी तो मोमेंटम कम हो जाएगा, वेलोसिटी अगर 0 होगी तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी कब चेंज होती है? फोर्स लगने पर। अगर हम पीछे से धक्का मारेंगे या आगे से धक्का मारेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ये बात हमने कल समझी थी। तो वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो जाता है। और वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब हम फोर्स लगाते हैं। तो न्यूटन ने इस बात को सीधा सीधा बोल दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चलिए मैं डीपी लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम, कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। हकीकत में तो आंसर ये होना चाहिए थी बात कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, फोर्स लगाओगे तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर पे बात नहीं करना चाहते, केवल वेलोसिटी पे ही बात करना चाहते हैं। स्पीड का बढ़ना, घटना और डायरेक्शन का चेंज होना। अगर स्पीड बढ़ती है या घटती है या डायरेक्शन चेंज होती है तो इन तीनों को ही हम एक ही बात में बोल देंगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स लगाएंगे तो बच्चों वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली बोल दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी पक्की बात है चेंज होगी, चीज तेज हो जाएगी, उसकी स्पीड या धीरे हो जाएगी, ये डिपेंड करता है कि फोर्स आपने किधर से लगाया, लेकिन उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये बात क्लियर है। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किस रेट से लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि उस पर कितना फोर्स लगाया गया है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ओके, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, हालांकि उसको वेलोसिटी के हिसाब से डिफाइन करना चाहिए था कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड
स्पीड का चेंज होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा स्पीड चेंज होगी। लेकिन बच्चों डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं होगी बात, इसलिए स्पीड ना बोल के मोमेंटम को बीच में लाया गया। ठीक है, मास का मल्टीप्लाई किया गया। चलिए, तो F इज इक्वल टू dt अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। कितना आपने फोर्स लगाया है। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा हम देख लेते हैं। मान लें एक ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स है, 1 किलोग्राम का है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो अभी उसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी 1। अभी उसका मोमेंटम कितना है 1। एक सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। एक सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 2। कितने सेकेंड में हुआ ये पूरा का पूरा मामला, 1 सेकेंड में हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि स्पीड चेंज हुई है, मोमेंटम चेंज हुआ नहीं हुआ अलग बात है, बात की बात है, नई बात है वो हमारे लिए। लेकिन स्पीड चेंज हुई है तो पक्की बात है फोर्स लगाया होगा। इन्होंने फोर्स के बारे में हमें कुछ बताया नहीं, बस ये बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का है, वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक सेकंड बाद उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। बिना फोर्स के स्पीड चेंज नहीं होती। हम कल इस बात को डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, पुराने वीडियो में, पुराने लेक्चर में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि कितना फोर्स लगा इस पूरी प्रोसेस में। बिना फोर्स के तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना फोर्स लगा? तो फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन कितना टाइम लिया मोमेंटम को चेंज होने में। तो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को देख के आप बता सकते कितना चेंज हुआ है। 2 में से 1 गया, 1 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लग गया, 1 सेकेंड। तो फोर्स कितना लगा होगा बच्चों, 1 न्यूटन। फोर्स कितना लगा होगा, 1 न्यूटन। ठीक है, तो अगर उन्होंने फोर्स के बारे में नहीं बताया है, केवल डायरेक्टली बोल दिया है कि उसकी स्पीड चेंज हो गई 1 सेकेंड बाद, तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर पीछे से किसी ने फोर्स लगाया होगा उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक है बच्चों। और वो फोर्स वो आपसे पूछे ना पूछे, आपको अपना कैलकुलेशन करके रख लेना है कि हाँ इतना फोर्स लगा होगा। यहाँ पे मोमेंटम आप निकाल लीजिए, इनिशियली उसका कितना मोमेंटम है, और आप थोड़ी देर बाद उसका मोमेंटम निकाल लीजिए और फिर उसको घटा दीजिए और वो चेंज इन मोमेंटम आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में हुआ वो टाइम। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि उस पर कितना फोर्स लगा। ठीक है बच्चों, बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर 3 में। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने गैलीलियो का स्टेटमेंट को और अच्छे से समझा। गैलीलियो के स्टेटमेंट से 3 प्रकार की इनर्शिया निकाली और गैलीलियो के स्टेटमेंट को ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको समझने के लिए आपको एक नई क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। और कौन सी प्रॉपर्टी? कि मोशन में ऑब्जेक्ट है, अगर वो टकरा गया तो वो अपना कितना इफेक्ट दिखाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर मास ज़्यादा होगा तो भी वो कचूमर बना देगा और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी वो बर्बाद कर देगी। दोनों ही ज़्यादा हुए तो वो बहुत ज़्यादा बर्बाद करेगी। ओके बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके, थैंक यू।